गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज कॉमन पेपर का जो है पीआरटी का सेट नंबर 12 हम लोगों के सामने है। इसके डिस्कशन को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है वो कह रहा है कि वास्को डिगामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था। करेक्ट इसका आंसर है बी, कालीकट। आप लोग इस बात को जानते हैं कि वास्को डिगामा जब पहली बार 1498 में भारत आया था तो वो कालीकट के तट पे आया था, कालीकट के तट पे। और वहाँ उस समय जमोरिन या जमेरिन जो है वो शासक था जिसने उसका स्वागत किया था। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। तो करेक्ट आंसर तो निकला भी। यहाँ ध्यान इस बात को भी रखना है कि कालीकट में पुर्तगालियों ने फर्स्ट फैक्ट्री जो उसकी थी उसकी स्थापना की थी, फर्स्ट फैक्ट्री। और जस्ट इसको बंद भी करवा दिया था जमोरिन ने, लेकिन खुली थी ये पहली बार कालीकट में ही। कोचीन में 1503 में प्रथम पुर्तगाली व्यापारिक कोठी खोला गया था। तो इस तरह से ये पॉइंट तो हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं इसमें से कि जो पुर्तगाली हैं, जब वो पुर्तगाली भारत आए तो भारत वो क्या लेके आए। पुर्तगाली आलू, टमाटर, तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस, जहाज निर्माण, ये सभी जो है पुर्तगालियों का ही देन था भारत में। ठीक है, ये सभी पुर्तगाली लेके आए थे। ठीक, पुर्तगालियों का फर्स्ट जो वायसराय था वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। हिंद महासागर में अपने एकाधिकार को कायम करना ही ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। दूसरा था अल्बुकर्क, इसने गोवा पर अधिकार किया। इससे बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा को प्राप्त किया था। ठीक है, नानू डू कान्हो, ये तीसरा वायसराय था पुर्तगालियों का, और इसने कोचीन के जगह गोवा को राजधानी बनाया था। इतने पॉइंट्स हैं, आप लोग याद रखेंगे। करेक्ट आंसर यहां पर फर्स्ट का निकला बी, करेक्ट आंसर बी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार ये आता है। प्लासी की लड़ाई जो है 1757 में होती है। इसमें एक तरफ तो क्लाइव होता है, करेक्ट आंसर तो ये हो गया, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। एक तरफ यहां पर होता है रॉबर्ट क्लाइव, और वर्सेस कौन, वर्सेस यहां पर आता है सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। इसमें सिराजुद्दौला की क्या हो गई थी, हार हुई थी, अंग्रेज इसमें जीत गए थे। सिराजुद्दौला का पूछा जाएगा यहां पर सेनापति कौन था, तो सेनापति था मीर जाफर। और सिराजुद्दौला के हार के बाद मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बनाया गया था। ठीक, तो रॉबर्ट क्लाइव के अगुवाई में प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेजों की इसमें जीत हुई थी। ठीक है, ये तो रॉबर्ट क्लाइव की बात हो गई और प्लासी के युद्ध की बात हो गई 1757 में। लॉर्ड डलहौजी की जहां तक बात है, ये
डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स व्यपगत सिद्धांत के लिए जाना जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स प्रथम राज्य सतारा था, जिसने इस व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स पॉलिसी को स्वीकार किया था, डलहौजी का। ये थ्योरी वुड डिस्पैच शिक्षा सुधार से संबंधित कार्य हुआ था इसी के समय पर। वुड डिस्पैच लोक निर्माण विभाग की इसने स्थापना की थी, जो विभिन्न प्रकार के लोगों से संबंधित निर्माण कार्यों को देखेगा। डाक व्यवस्था या डाक विभाग प्रारंभ हुआ था इसी के समय पे। डाक विभाग प्रारंभ हुआ था। रेल प्रारंभ हुआ था इसके समय पे। तो डलहौजी के समय पे काफी अधिक सुधार किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में इसी के टाइम पे। 1781 में इसने मदरसा की स्थापना की थी। मदरसा की स्थापना 1784 में इसी के समय पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक। तो करेक्ट जो हमारे पास आंसर निकला सेकंड का, वो निकला ए। सेकंड का करेक्ट जो आंसर है वो हमारे पास आया ए। बिल्कुल, सेकंड का करेक्ट आंसर ए। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3। 1857 की क्रांति में एक बड़ी मात्रा में अंग्रेज आदमी एवं औरतों को सुरक्षित व्यवहार का वादा करके मौत के घाट उतार दिया गया था कानपुर में। कानपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे, और इन पर सबसे बड़ा कलंक यही है कि उन्होंने अंग्रेजों को कहा था कि हम तुम्हें सुरक्षित यहां से जाने देंगे, लेकिन जैसे ही अंग्रेज वहां पहुंचे उन सभी को मौत के घाट उतार दिया गया, सबको मार दिया गया था नाना साहब के द्वारा। यह घटना सती चौड़ा की घटना कहलाती है। वही जगह था जहां पे घटना हुई थी, सती चौड़ा। यह घटना सती चौड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को कि ये नाना साहब पर कलंक है। ठीक। विद्रोह के पश्चात नाना साहब तथा बेगम हजरत महल जो लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी, हजरत महल नेपाल चले गए थे। नेपाल पलायन कर गए या चले गए। ये दोनों नेता या तो 1857 की क्रांति में लड़ने वाले सारे नेता शहीद हो गए, कुछ बच गए, उन्होंने इधर उधर एडजस्टमेंट किया। नेपाल जाने वाले दो थे, नाना साहब, बेगम हजरत महल। ये दोनों भारत को छोड़ के और सीधे यहां से पलायन कर गए और नेपाल चले गए थे। ठीक है, दोनों का नाम याद रखना है। 1857 की क्रांति की बात करें तो इसमें प्रथम शहीद वो माना जाता है मंगल पांडे को प्रथम शहीद कहा जाता है। ठीक है, इस आंदोलन का ऐतिहासिक सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन था। ठीक है, गोरखा, पंजाब, मद्रास
रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, यानी इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। और विद्रोह में भाग नहीं लेने वाले में और कौन थे? जमींदार, शिक्षित लोग, शिक्षित व्यक्ति, इन सभी ने भी भाग नहीं लिया था, इसीलिए आंदोलन उतना सफल नहीं हो पाया। हट का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया? सी, कानपुर। लखनऊ में कौन थी? तो बेगम हजरत महल। कहां थी ये? लखनऊ की थी नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल। दिल्ली के नेतृत्वकर्ता में किसका नाम आएगा? बख्त खां। बख्त खां जो अवध में युद्ध करते हुए मारा गया। बख्त खां एवं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये दोनों दिल्ली में नेतृत्वकर्ता थे। ये मुगल बादशाह सबसे अंतिम और बख्त खां उसका सेनापति। थर्ड का करेक्ट आंसर निकला सी। करेक्ट आंसर निकला थर्ड का सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्राउन के अधीन भारत में ब्रिटिश नीति की कौन सी विशेषता गलत अंकित है? क्राउन के अधीन भारत कब आया था? पहली बात तो पहला क्वेश्चन है, तो ये आया था 1858 में। 1858 में जो अधिकार पत्र कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। कहां पढ़ा गया था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में पढ़ा गया था। ठीक है, इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो अधिकार पत्र था, इसी के तहत आगे आने वाले टाइम में भारत पर सीधे सीधे ब्रिटेन की महारानी या वहां के राजा का शासन होना था, क्राउन का शासन होना था। कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। ठीक है, 1858 की ये बात है। अब उसमें से सामाजिक सुधार नीति को छोड़ना ये तो सही बात है। फूट डालो शासन करो नीति, ये तो अंग्रेजों की शुरू से रही है, छोड़ेंगे नहीं वो। देसी राजाओं और जमींदारों से दूर रहना और उन पर अत्याचार करना, ये पॉइंट नहीं था। सी, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि जो प्रिंसियली स्टेट हैं, देसी राजा और जो जमींदार हैं, ठीक है, उनको स्वतंत्रता दी जाएगी, वो अपने तरीके से शासन को चलाएं, उनके कोई दिक्कत नहीं होगी अब से क्राउन की तरफ से। ठीक ना, तो करेक्ट आंसर 4 का यहां पर निकला सी। 1858 का जो अधिनियम आया, इस अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई थी, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। जो पहले शासन अंग्रेज इन दो संस्था के माध्यम से करते थे, उसको समाप्त कर दिया गया। एक भारत परिषद 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन हुआ। प्रशासन का प्रमुख सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत सचिव के हाथों में आ गया। भारत सचिव के नियंत्रण में आ गया। नियंत्रण में आ गया। भारत सचिव कौन होता था? भारत परिषद का अध्यक्ष। भारत परिषद का अध्यक्ष ही जो है वो भारत सचिव था। वो भारत सचिव था। ठीक है, इतना पॉइंट्स होता है। ठीक, तो ये सब 1858 के अधिनियम में था। करेक्ट आंसर 4 का निकला सी। करेक्ट आंसर 4 का हमारे पास निकला सी। सी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। ये कब? 1887। कहां सेशन? इलाहाबाद। इलाहाबाद। 4 सेशन तो याद ही रखना होगा। 1885 जब स्थापना हुई कांग्रेस की, उस समय अध्यक्ष थे, उस समय
1885 इसमें ए ओ ह्यूम के द्वारा स्थापित ये संस्था थी। ठीक है, प्रथम सम्मेलन में फर्स्ट जो इसका अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन उसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रथम जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष ये WC बनर्जी, ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। 1887 का जो इलाहाबाद होता है, सॉरी बदरुद्दीन तैयबजी जो थे 1886 में थे। ये करेक्ट है, 1887। ठीक है, ये इलाहाबाद, यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी। और 1888 में जो हुआ था ये गलत, इसको हटाइए। ये मद्रास में सम्मेलन होता है मद्रास में, और इसमें 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1888 में जो इलाहाबाद का सेशन होता है ना, इलाहाबाद, इसमें जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, यह प्रथम अंग्रेज जो था वो अध्यक्ष बना था 1888 के इलाहाबाद सेशन में जॉर्ज यूले के टाइम पर। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887, कहां, मद्रास में अधिवेशन होता है उसमें। ठीक है, स्थापना इसकी 1885 ईस्वी में हुई। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इससे संबंधित एक सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत कांग्रेस से ही संबंधित है। ठीक है, कांग्रेस से ही संबंधित है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह डफरिन के दिमाग की उपज थी। दादा भाई नौरोजी ने कुछ इस प्रकार का टिप्पणी किया था। ठीक है, तो यहां पर सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित है। ठीक, करेक्ट आंसर आपके पास 5 का आया सी। 1886 दादा भाई, हाँ 86 में दादा भाई नौरोजी, 87 में तैयब जी, 88 में जॉर्ज यूले, करेक्ट है। मद्रास में हुआ था 1887। अभिनव टॉक्स, कितना कंफ्यूज है सड़ा बाबू। में कंफ्यूज नहीं है, एक्चुअली में दिक्कत क्या होता है कि कई सारी चीजें होती है ना, उसमें से कभी कभी दिमाग में आता ही नहीं। अभी मैं 2 मिनट के लिए शांत था, मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि हो क्या रहा है। ठीक, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं इतना कंफ्यूज नहीं हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कई सारी चीजें एक बार आ जाती है ना दिमाग में, तो इसलिए पूरा नहीं पता। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें से। अगर कंफ्यूजन था तो फिर वो आंसर मेरा सही कैसे निकल के आ गया। ठीक है, कभी कभार ऐसी घटनाएं हो जाती है। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी। ये पर पॉइंट ये है, इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी। करेक्ट आंसर है जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और इसी के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा जो है दिया था, या रिजाइन दिया था। ठीक है, शंकर नायर ने भी। ठीक, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसके लिए हंटर आयोग जांच करने के लिए बिठाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। कांग्रेस के द्वारा भी कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में
मालवीय की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई थी। एक जांच कमेटी बनाई थी। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के द्वारा जो कमेटी बनी वो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बनी थी, जो जांच करेगी इस बात की कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों, किस वजह से हुआ, और हंटर आयोग अंग्रेजों ने बनाया था। ठीक है, यहां पर इस बात को ध्यान में रखना है। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इसलिए था क्योंकि पंजाब के लोकप्रिय नेता थे किचलू एवं सत्यपाल। इनको जो है रॉलेट एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया था। इसी के विरोध में यह सभा हो रही थी। इसी के विरोध में ये बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में सभा थी, और उसी सभा में जो जनरल डायर था उसका ये कारनामा था हत्याकांड का। तो करेक्ट आंसर 6 का निकला सी। 6 का करेक्ट आंसर जो है हमारे पास निकल के आया सी। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? खिलाफत जो आंदोलन है ये 1919 के आसपास मोहम्मद अली एवं शौकत अली के द्वारा भारत में चलाया गया था, और मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया हुआ था कि जो मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा पद होता है खलीफा का, उसको समाप्त कर दिया गया था टर्की में। इसी तुर्की खलीफा को अपमानित करने के विरोध में ये खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो करेक्ट आंसर तो तुर्की खलीफा हो गया यहां पे। ठीक है, 1919 में मोहम्मद अली शौकत अली ने इसको प्रारंभ किया था, इस आंदोलन को। 1919 में ही खिलाफत कमेटी का निर्माण किया गया। खिलाफत कमेटी का निर्माण हुआ, और इस खिलाफत कमेटी का 1919 में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने। इस अवसर को उन्होंने, महात्मा गांधी ने इस अवसर को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा। हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा। एकता के रूप में उन्होंने देखा था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बन के आया हुआ है कि हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को देखा था, तो वो था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, और 1924 तक आते आते 1924 तक आते आते ये आंदोलन समाप्त हो गया। इसका कारण ये था कि जो नई सरकार बनी थी तुर्की में, समाप्त हो गया। नई सरकार जो टर्की में बनी थी मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में, उसने खलीफा के पोस्ट को ही समाप्त कर दिया। तो खलीफा के पोस्ट को लेकर ही ये आंदोलन हुआ था, और पोस्ट ही समाप्त हो गया तो आंदोलन की कोई मीनिंग नहीं रह गई, और ये आंदोलन लास्ट में समाप्त कर दिया गया। 7 का करेक्ट आंसर हमारे पास आया ए। 7 का करेक्ट आंसर ए। क्या आपका है जी? पीके नेक्स्ट सीएम, क्या नाम है? गुरुजी मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए। आपका डाउट क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इस बात को लेकर डाउट क्या है आपका, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। ओराव विद्रोह का नेता कौन था? याद रखिएगा, ओराव विद्रोह का नेता एक्चुअली में जतरा भगत था। ठीक है, जतरा भगत ओराव विद्रोह का एक लीडर था। यहां पे एक बात का ध्यान रखना है कि जो जनजातीय विद्रोह होती है, जनजातीय विद्रोह, इसमें से 2 विद्रोह काफी फेमस है जिसपे क्वेश्चन एग्जाम में बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो 1855 में
ये संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह जिसका नेतृत्व करता था सिद्धू कान्हू, दोनों भाई थे ये, सिद्धू कान्हू। उसमें और भी अगर जोड़ देंगे तो भैरव एवं चांद, ये भी भाई थे, दोनों 4 भाई थे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों थे। ये तो संत हो गया संथाल विद्रोह। फिर उसमें 1899 और 1900 के आसपास जो विद्रोह चला ये कहलाता है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जिसने पूरी जनजातीय समाज को हिला के रख दिया था। मुंडा विद्रोह ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चला। बाद में बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा, बिरसा मुंडा के रूप में चला। इस मुंडा विद्रोह को अलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। अलगुलान, अलगुलान विद्रोह, अलगुलान का मतलब एक्चुअली में होता है महान हलचल। महान हलचल, पूरी जनजातीय व्यवस्था और समाज को में हलचल पैदा करने वाला आंदोलन मुंडा विद्रोह था। ठीक है। इसके अलग अगर हम देखें कुछ विद्रोह तो बघेड़ा विद्रोह था। कहां? गुजरात में हुआ था, सॉरी बड़ौदा में लिखिए सीधा सीधा, बड़ौदा, बड़ौदा। बघेड़ा विद्रोह, पाइक विद्रोह, पाइक विद्रोह ओडिशा, उस समय ओडिशा था। अहोम विद्रोह असम में। ये 3 विद्रोह पे क्वेश्चन एग्जाम में काफी अधिक आता है, तीनों को आपको याद रखना होगा। ठीक है। कहां कहां हुआ था सो करेक्ट आंसर रेट का हमारे पास निकला ए, आपका निकला ए। नहीं, वहां पे देखिए भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया है। भारत छोड़ो शब्द और भारत छोड़ो नारा दोनों में अंतर है। ठीक है। जो आप बात कह रहे हैं मैंने भी कहीं देखा है इस बात को कि एक बुक में लिखा हुआ है कि यूसुफ मेहर अली के द्वारा भारत छोड़ो शब्द दिया गया था, लेकिन शब्द पे क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आया है और हिस्ट्री में कहीं शब्द की कोई मीनिंग नहीं है। वो शब्द कईयों ने दिया होगा, उससे मतलब नहीं है, या उन्होंने दिया होगा। भारत छोड़ो नारा की जब बात आएगी, स्लोगन, तो महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। प्रमाणिक बुक को उठा के देख लीजिए, उसमें महात्मा गांधी मिलता है। और यूपीएससी के क्वेश्चन में आंसर जो निकल के आया था वो आया था महात्मा गांधी। तो शब्द पे नहीं जाना है, शब्द किसी ने दिया होगा, वो यूसुफ मेहर अली थे ऐसा कहा जाता है। बात सही भी है, मैंने भी एक बुक में देखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारत छोड़ो नारा जो है वो एक्चुअली में महात्मा गांधी का है, उसमें यूसुफ मेहर अली आंसर आने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं यूपीएससी का पैटर्न बता रहा हूं। अगर बिहार में कोई क्वेश्चन सेट होता है और उसमें वो आंसर दिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप आंसर लगाएंगे, लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है उसमें महात्मा गांधी का सीधा संबंध है। ठीक है। तो मेरे पास अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो मैं तो उसमें महात्मा गांधी लगाऊंगा, यूसुफ अली में नहीं लगाऊंगा। अब बाद बाकी आप देख लीजिए क्या आपको करना है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है और यहां पर कुल 17.5% लगभग जो आबादी है दुनिया की पॉपुलेशन वो निवास करती है। तो संपूर्ण मानव जाति का 17%, 17.5 होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। ये मान के चलेंगे 16-18 तो है नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, 17.5, 17% जो है वो निवास करती है। ठीक है। अब अगर हम भारत की बात करें अपना, तो क्षेत्रफल जो इसका है, क्षेत्रफल 32,87,263 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये क्षेत्रफल है जो दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है। और यहां पर देखेंगे तो रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत 7वें नंबर पे इंडिया आता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। ठीक है। 6 सबसे बड़े देश हमारे पास ये हैं। ठीक। ये जो भारत है इसका अगर आप देखें, इंडिया का जो उत्तरी हिस्सा है और जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी भाग उत्तरी उपोष्ण कटिबंध में आता है, उपोष्ण, और दक्षिणी भाग चूंकि भूमध्य रेखा के निकट पड़ता है तो ये उष्ण में आता है, उष्ण में आता है। ठीक है। संपूर्ण जलवायु की बात करें अगर,
तो संपूर्ण जलवायु जो भारत की है, जलवायु मुख्यतः मॉनसूनी प्रकार की है, मॉनसूनी जलवायु ही है, मॉनसूनी जलवायु है, यह भी याद रखना है, मॉनसूनी जलवायु है। ठीक है, यहां कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा ये भारत के लगभग मध्य से, लगभग मध्य भाग से 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बी, 9 का करेक्ट आंसर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। महादेव पहाड़ियां किसका भाग है? महादेव सतपुड़ा का भाग है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज का भाग महादेव पहाड़ियां होती है। अब यहां पे कुछ पॉइंट देख लीजिए। सतपुड़ा जो है ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक जो पर्वत है का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। एक तो पॉइंट ये हो गया। इसके दोनों ओर ताप्ती तथा नर्मदा की भ्रंश घाटी या मैदान, घाटी या मैदान जो भी कहें, मैदान पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, मैदान पाई जाती है दोनों ओर। सतपुड़ा में अगर हम इसके हिस्से को देखें तो महादेव, मैकाले, राजपीपला, ये सब जो पहाड़ी है ये सतपुड़ा का ही हिस्सा है, ये सभी सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है। ठीक, तो करेक्ट आंसर यहां पर निकला महादेव पहाड़ियां किसके भाग है? तो सतपुड़ा का भाग है। ठीक है, सतपुड़ा का भाग है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी महादेव पहाड़ी पर ही है, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ये धूपगढ़ है, धूपगढ़ याद रखिएगा, धूपगढ़ है और ये महादेव पहाड़ी पर ही है, महादेव पहाड़ी, धूपगढ़। ठीक, तो करेक्ट आंसर 10 का निकला ए, 10 का करेक्ट आंसर ए निकला। विंध्य वाला जो सिस्टम है ये आपका चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक है, बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है विंध्य वाला। और इसमें मुख्य रूप से बलुआ पत्थर पाया जाता है, बलुआ पत्थर इसमें जो है क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, तो 10 का करेक्ट आंसर आपके पास निकल के आया ए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? बहुत सिंपल से क्वेश्चन और फैक्ट्स बेस है, इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहां मैं एक चीज बता दूं पहले कि आप अगर ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, ट्रांस हिमालय, हिमालय, ठीक है, जिसका निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ था, तो इसमें क्या क्या होता है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सभी श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा होती है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें काराकोरम जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है K2, K2 सबसे ऊंची, और यही भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ऊंची चोटी काराकोरम का हिस्सा है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, जास्कर श्रेणी। अब ट्रांस हिमालय के बाद अगर हम बृहद, इसको हम ग्रेटर हिमालयाज कहते हैं, हिमालयाज कहते हैं, बृहद हिमालय। ठीक है, इसमें तो यहां पर देखें अगर तो आपके पास सबसे अधिक ऊंची चोटी जैसे एवरेस्ट हो गया, एवरेस्ट, कंचनजंगा, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी,
कामेत, नामचा बड़वा, ये सभी जो है श्रेणी, ये सभी बृहत हिमालय का हिस्सा है। ये सभी किसका हिस्सा है? तो बृहत हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 11 का निकल के आया ए। तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय वाले में ये पॉइंट है, ये याद रखना है, क्वेश्चन फंसेगा यहां से। बृहत हिमालय में से एवरेस्ट कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी बृहत हिमालय में पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। नंदा देवी, कामेत, नामचा बड़वा, ये सभी, ठीक है, उसी से। नंगा पर्वत भी इसी का हिस्सा होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, नंगा पर्वत ये भी इसी का हिस्सा होगा। ये सभी बृहद हिमालय के हैं। ट्रांस हिमालय का निर्माण बृहद हिमालय से या हिमालय के निर्माण से पहले हो चुका था, उसमें ये सब काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी आती है। तो 11 का करेक्ट आंसर ए, 11 का करेक्ट आंसर ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? अब यहां देखिए, जैसलमेर में भी कम वार्षिक वर्षा होती है, 9 सेंटीमीटर से कम। और फिर वहां पर उससे भी कम वर्षा लेह के आसपास होती है, 8-7 के आसपास। तो करेक्ट आंसर हम लेह ही लगाएंगे। अगर लेह ऑप्शन में नहीं होता तो हम जैसलमेर लगाते। ठीक है, लेह जो है इसको ठंडे क्षेत्रों का रेगिस्तान कहा जाता है। बारिश नहीं होने की वजह से रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन चूंकि ठंड काफी ज्यादा यहां होती है तो ये ठंडे क्षेत्रों का रेगिस्तान माना जाता है। जैसलमेर जो है 9 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और मेघालय का मासिनराम, यहां 1140 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा होती है। भारत में जो वर्षा है, अगर इसको हम देखें तो 3 भाग में बांट सकते हैं। एक प्री मॉनसून, यानी मॉनसून जब आएगा उससे पहले की वर्षा, 10% लगभग वर्षा इससे प्राप्त होती है। मॉनसून जब आ गया कंप्लीटली जुलाई से सितंबर तक तो लगभग 74%। और रिट्रीटिंग मॉनसून कहते हैं, लौटता हुआ मॉनसून। लौटता हुआ मॉनसून की बात अगर करें तो लगभग इससे 13% वर्षा प्राप्त होती है। ठीक, ठंड के मौसम में ये जो वर्षा है ये तो आपका जुलाई से सितंबर तक की कहानी हो गई, सितंबर तक। ठंड के मौसम में क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ, इससे वर्षा होती है। और ये भारत की कुल वर्षा का लगभग 3% होती है। ये ठंड के मौसम में होती है। इतनी वर्षा भारत में प्राप्त होती है। वर्षा का स्ट्रक्चर ये होता है। 12 का करेक्ट आंसर सी निकला। करेक्ट आंसर है सी, सी। ठीक है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां अवस्थित है? भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है ये हैदराबाद में है। ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ठीक है, सुनामी से संबंधित एक पॉइंट आता है डार्ट। डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, ये पूरा नाम है डार्ट का। ठीक है, ये क्या है? एक तकनीक है। ये एक तकनीक क्या इसके सहारे होगा? सुनामी की सूचना उचित जगह पर, उचित स्थान पर तीव्र गति से पहुंचाना, तीव्र गति से पहुंचाना, इस टेक्निक को कहा जाता है डार्ट। फुल फॉर्म क्या है? डीप ओशियन असेसमेंट। डार्ट ऐसे होता है, DART, डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। ठीक है, डार्ट।
तो इसका संबंध सुनामी से ही है कि जहां सुनामी के बारे में जानकारी मिल गई, कहां आने वाली है, पहले से पता चल गया वैज्ञानिकों को, तो वहां तक सूचना को पहुंचाना ये एक्चुअली में डार्ट का काम है। और ये जो है संबंध जो है वो सुनामी से है। ठीक, भारत ने इस टेक्निक को एक्सेप्ट किया है। इसके बाद एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है, ये तो डार्ट हो ही गया, एक सुनामी रेड्डी करके, सुनामी रेड्डी ये भी एक चीज जो है इसका संबंध सुनामी से होता है। ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात है कि हिंद महासागर में इसको सर्वप्रथम भारत ने प्रारंभ किया। भारत में भी पूछेगा राज्य, तो ओडिशा राज्य में प्रारंभ किया गया। राज्य में प्रारंभ क्या है ये सुनामी रेड्डी। जैसे ही सुनामी आने वाली है, ये आ गई है, तो कितनी तेजी के साथ लोगों को वहां से हटाना है और किस तरीके से लोग वहां से हट जाएं कि कम से कम नुकसान हो, इसी को सुनामी रेड्डी कहा जाता है। ये एक इंटीग्रेटेड थ्योरी होती है, अप्रोच होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 13 का आपके पास निकला सी। तो सुनामी रेड्डी में जो काफी तेजी के साथ कैसे लोग निकले इसके बारे में चर्चा होती है। ठीक, तो भारत ने हिंद महासागर में सुनामी आएगी प्रयास किया सबसे पहली बार लागू करने का, और भारत में भी कहां, ओडिशा राज्य के द्वारा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। भारत का जो भूकंपीय है वो 4 हिस्से में है। ठीक है, 4। एक है कम तीव्रता, रिक्टर स्केल पर 6 पैमाना है। ठीक है, उसके बाद है एक मध्यम तीव्रता, ये जो है 7 है। उसके बाद है उच्च तीव्रता, इंटेंसिटी, रिक्टर स्केल पर 8 पैमाना है। अति उच्च तीव्रता जो है, अति उच्च तीव्रता ये 9 है। ठीक है, ये जोन की बात अगर करें तो ये 2 में है, ये 3 में है, ये 4 में है, ये 5 में। ठीक, भारत का 46% जो हिस्सा है, 46% हिस्सा भाग, ये तो जोन 2 में आता है यहां पर। ठीक है, मैं अपने राज्य की बात करूं तो बिहार जो है ये जोन 3 में आता है। ठीक, रिक्टर स्केल पर 7 है, यानी उतना ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन अति उच्च तीव्रता की बात करें तो बिहार का हिमालय से सटा जो इलाका है, बिहार का हिमालय से सटा इलाका, ठीक है, हिमालय से निकट का क्षेत्र, निकट का क्षेत्र, ये जो है इसमें आता है। किसमें, अति उच्च वाले में। इसके साथ साथ अति उच्च में क्या आता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कच्छ का रण, कच्छ का रण, और उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत, ये सभी जो हैं ये अति उच्च में आते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन अधिक आता है इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अति उच्च में सबसे अधिक में कौन, बिहार का हिमालय से निकट वाला क्षेत्र होगा, उत्तराखंड होगा, हिमाचल प्रदेश, कच्छ का रण, उत्तरी पूर्वी भारत, ये सभी अति उच्च में आएंगे। तो कुल मिला के कितने भाग में बांटा गया है जोन में, 2, 3, 4, 5, यानी 1, 2, 3, 4, 4 जोन में बांटा गया। करेक्ट आंसर हुआ सी। करेक्ट आंसर 14 का निकला सी। सी जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 में बांटा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था। एम एस रांधवा ने, एक बुक आई थी भारतीय कृषि का इतिहास, राइटिंग की थी किसने, एम एस रांधवा ने। करेक्ट आंसर 15 का सी, एम एस रांधवा, एम एस रांधवा। 16 पे आइए, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों का प्रमुख स्रोत है। कोयला कहां पाया जाता है, सिंपल है, गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। भारत का 98% जो कोयला है वो गोंडवाना में पाया जाएगा। और ये कोयला का प्रकार क्या है, प्रकार की बात करें तो ये बिटुमिनस प्रकार का है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। ठीक है, जिसमें 55 से 65% जो है ये क्या होता है, कार्बन इसमें होता है, कार्बन होता है। ठीक है, बिटुमिनस, इसको कोकिंग कोल भी कहते हैं, कोकिंग कोल,
खास करके इस्पात इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। इस्पात उद्योग में लोहा से इस्पात बनाने में इसका काफी अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारत में ध्यान रखना है, भारत में लगभग 86% जो कोयला है, कोयला का उपयोग थर्मल पावर प्लांट में होता है। थर्मल पावर प्लांट यानी बिजली बनाने में अधिकांश कोयले की खपत भारत में होती है। ये पॉइंट आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो करेक्ट आंसर यहां पर निकला गोंडवाना। जब हम यहां पे चट्टान की बात करते हैं भारत की प्राचीन से लेकर नवीन तक, तो सबसे पहले आता है आर्कियन, आर्कियन के बाद आता है धारवाड़, धारवाड़ के बाद आता है कुडप्पा, कुडप्पा के बाद आता है विंध्य और सबसे अंत में आता है गोंडवाना। ये निर्माण की बात है, कौन सबसे पहले बना, कौन सबसे बाद में बना। ठीक है, और धारवाड़ जो है सभी महत्वपूर्ण भारत के खनिज सभी महत्वपूर्ण खनिज जो है मिनरल्स, वो आपको धारवाड़ में ही मिलते हैं, पाए जाते हैं। 16 का करेक्ट आंसर बी, 16 का करेक्ट आंसर बी। ठीक है, 17 मैं तो मेंटेन कर रहा हूं अपने फास्ट को बाबू। ठीक है, ध्यान तो मैं दे रहा हूं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है, लाइट की बात कह रहा है। लाइट जो है, ठीक है, इसकी प्रकृति की बात अगर आ जाए नेचर की, तो इसके दो नेचर होते हैं। एक को कहते हैं पार्टिकल नेचर और एक को कहते हैं वेव नेचर, वेव यानी तरंग सिद्धांत, और एक को कहते हैं कण का नेचर। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये घटना हो या कंपटोन प्रभाव हो, इफेक्ट हो, कंपटोन प्रभाव, ये दोनों घटना जो होती है प्रकाश से संबंधित, ये प्रकाश के पार्टिकल नेचर को दिखाती है। यानी इससे ये पता चलता है कि प्रकाश कण का बना हुआ है, कण का, कण मतलब पार्टिकल्स। ठीक है, अब आते हैं इधर इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन, विवर्तन, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, ये जो घटनाएं होती है प्रकाश से संबंधित, ये बताती है कि प्रकाश तरंग है, कण नहीं है। तो इस प्रकार से प्रकाश के दो नेचर हो गए, पार्टिकल और वेव। ये घटनाएं पार्टिकल नेचर, ये घटनाएं वेव नेचर। तो तरंग और कण दोनों होती है। करेक्ट आंसर 17 का निकला सी, 17 का करेक्ट आंसर है सी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंग क्या होती है, तो ये अवरक्त किरण होती है। रिमोट में उपयोग होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का उपयोग होता है अवरक्त किरण। ठीक है, एक्स किरणें क्या करती है, ये होता है बहुमूल्य पत्थरों की कटिंग करने में, जैसे हीरे वगैरह की कटिंग जो होती है, कटाई, उसमें एक्स किरणों का उपयोग होता है। ठीक है, उसमें एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। पारा बैगनी किरणें से क्या होता है, इसमें से क्या होता है कि जाली दस्तावेजों की जांच करने, जाली दस्तावेज की जांच करने में पारा बैगनी किरण का उपयोग होता है। ठीक है, जाली नोट हो गया आपके पास, जाली नोट, इसकी भी जांच किससे होगी, तो पारा बैगनी किरण से होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पारा बैगनी किरण से इसकी जांच होगी, एक्स किरण से बहुमूल्य पत्थर की कटिंग होगी, अवरक्त किरण का उपयोग रिमोट कंट्रोल में किया जाएगा। गामा जो किरण है, रेडिएशन है, इसका उपयोग जो है ये कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाएगा, कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कैंसर के इलाज में इसका उपयोग होगा। और जो रेडियो वेव होते हैं, रेडियो किरण,
रेडियो किरण या रेडियो वेव्स, तरंग, रेडियो तरंग, इनका जो उपयोग है ये दूर संचार के क्षेत्र में, दूर संचार के क्षेत्र में, साथ ही साथ रडार में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर 18 का निकल के आपके पास आया सी। 18 का करेक्ट आंसर सी। हाँ, एक्सरे का एक उपयोग वो भी आप लिख सकते हैं मेडिकल साइंस में, इसमें भी एक्सरे का उपयोग होता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 19। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेबोजियर को। ये तो याद रखना है, लेबोजियर को आधुनिक जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसका फादर कहा जाता है, लेबोजियर को। ठीक है, रदरफोर्ड के बारे में क्या कहेंगे? इसने क्या किया था? न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज करने वाला कौन था? तो रदरफोर्ड था। न्यूक्लियस जो होता है उसमें क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। इस पर जो चार्ज है वो क्या होता है? चार्ज इस पर पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, रदरफोर्ड। जहां तक बात है आइंस्टीन की, इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो भी हमने चर्चा किया था इसकी व्याख्या की थी। इस घटना की व्याख्या किसने? आइंस्टीन ने की थी। इसी के लिए इसे नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था आइंस्टीन को। ठीक है, इसी घटना के लिए। और आइंस्टीन ने एक E=mc² का इक्वेशन भी दिया था। तो करेक्ट आंसर 19 का आपके पास निकल के आ रहा है लेबोजियर। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज लेबोजियर। 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? देखिए, मेटल नॉन मेटल की बात है। अगर हम एलिमेंट को देखें, तत्व जिसको कहते हैं, तो इसको दो भागों में हम बांटते हैं। एक को हम कहते हैं मेटल यानी धातु, और दूसरे को कहते हैं नॉन मेटल। दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, अलग, बिल्कुल अपोजिट। अधातु कहते हैं। ठीक है, अधातु कहते हैं। सबसे धातु में अगर सबसे हल्की की बात करें तो लिथियम होता है, सबसे कम लिथियम, और सबसे भारी होता है ऑस्मियम। तो जो हमारे पास ऑप्शन बना ये सबसे हल्का है और ये सबसे भारी। ठीक, तो यहां पे आ गया लिथियम एवं ऑस्मियम। ठीक, अधातु की बात करें, इसमें सबसे हल्का अगर देखें, सबसे हल्का तो ये तो हाइड्रोजन हो जाएगा। सभी एलिमेंट में सबसे हल्का ये होता है। और सबसे भारी अगर हम देखें अधातु में सबसे भारी तो वो हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, यहां पे 2 पॉइंट और भी ध्यान रखिए। जब फैक्ट की बात चली है, लिक्विड मेटल धातु जनरली ठोस होते हैं, लेकिन एक द्रव धातु भी होता है मरकरी, जिसको कहते हैं पारा, मरकरी या पारा। जो लिक्विड नॉन मेटल की बात करें, अगर नॉन मेटल जनरली जो अधातु है वह तो ठोस होगा या गैस, लेकिन लिक्विड एक है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन ये जो है द्रव अवस्था में रूम टेम्परेचर पर पाया जाता है। करेक्ट आंसर 20 का निकला बी। 20 का करेक्ट आंसर आपके पास आया बी। आइए क्वेश्चन नंबर 21। दूध को निम्न विधि में से एक रूप किया जा सकता है। दूध, देखिए पहली बात तो कि दूध जो है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बिस्मांग मिश्रण। अब इसमें बिस्मांग मिश्रण का मतलब ये हुआ कि ये पानी और फैट, मुख्य रूप से जिसको हम फैट कहते हैं, और पानी, इससे मिलके बनी होती है। लेकिन सभी जगह पानी में फैट की मात्रा एक जैसी नहीं रहती है, वो अलग अलग रहती है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि इस दूध के हेट्रोजीनियस को काफी हद तक होमोजीनियस बना दें, यानी फैट और पानी में फैट लगभग बराबर हो जाए, मिल जाए एक जैसा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके फैट के कणों को
सेंट्रीफ्यूज की सहायता से ब्रेक करना पड़ेगा, छोटे आकार में ढालना पड़ेगा, और तब जाके हो सकता है कि वो पानी में एक समान रूप से फैल जाए। तो करेक्ट आंसर यहां सी होगा। इसके फैट कणों को सेंट्रीफ्यूज ब्रेक करना होगा, छोटे आकार में इसको तोड़ा जाता है, ठीक है, तब जाके फिर ये दूध जो है होमोजेनिक होता है, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, ठीक ना। और अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडी बिलियन या कोलाइडी बिलियन। कोलाइडी बिलियन में भी ये कौन सा टाइप होगा दूध, कोलाइडी बिलियन में दूध जो है इसको हम पायस कहेंगे, पायस, इंग्लिश में इसको कहते हैं इमल्सन। इमल्सन प्रकार का होता है, ये आपको याद रखना है, इमल्सन प्रकार का होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सबसे अंत में दूध से फैट को अलग करना इसका एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल का। अपकेंद्रीय बल की सहायता से दूध से फैट को अलग किया जाता है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या निकला, सी। 21 का करेक्ट आंसर निकला सी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है, पानी से बना है, सिंपल सी बात है, मोर देन 70%, बहुत सिंपल क्वेश्चन, मोर देन 70%, 70% से अधिक हमारे शरीर में क्या है, पानी है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अस्थि, इसमें अगर बोन की बात करें, बोन मुख्य रूप से क्या है, कैल्शियम है, इसमें 98% कैल्शियम है, और उससे भी आगे कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है ये मेन इंग्रेडिएंट होता है हमारे शरीर के बोन्स का। जल की मात्रा मोर देन 70% हमारे शरीर की होती है। सबसे अधिक भार किसका, वाटर का। 22 का करेक्ट आंसर सी, 22 का करेक्ट आंसर जो है वो सी हो गया, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं नाइट्रेट के रूप में, हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आएगा कि यूरिया जो खाद होता है, आप जानते होंगे इसके बारे में, ये यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में रहता है, तो ध्यान रखना है कि वो भी नाइट्रेट के रूप में रहता है, नाइट्रेट के रूप में रहता है। और उससे भी आगे अगर ये नाइट्रेट नहीं आप लिखना चाहें तो सबसे सिंपल में ये कि यूरिया में जो नाइट्रोजन है ये एमाइड के रूप में रहता है, एमाइड, ठीक है, एमाइड के रूप में रहता है। जब इसको खेतों में डालते हैं तो फिर ये एमाइड को जो सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया वो इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट में बदलते हैं, और फिर उस स्थिति में ये नाइट्रेट जो है पौधे के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो यहां पर पौधे नाइट्रोजन को जो प्राप्त करेंगे वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेयर से भी नाइट्रोजन को प्राप्त किया जाता है पौधे के द्वारा, कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो इस काम को करते हैं। तो नाइट्रोजन हमेशा नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट होगा। 23 का करेक्ट जो आंसर है वो आ गया बी, 23 का करेक्ट आंसर बी। हाँ, 46.6% जो है नाइट्रोजन उसमें रहता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। जो टीबी है उसके परीक्षण हेतु कौन सी विशिष्ट विधि है, टीबी के चेकिंग के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको मेटॉक्स कहते हैं, याद रखिएगा। टीबी के लिए मेटॉक्स, 2 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, टीबी के लिए मेटॉक्स होगा, और एक एड्स के लिए इसके परीक्षण के लिए जांच जिसको कहते हैं क्या होता है, तो इसके लिए जो टेस्ट होता है उसको एलिसा टेस्ट कहते हैं, एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इससे पता चलता है किसी व्यक्ति के बारे में कि वो एड्स से सफर कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। ये HIV ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस से, ये HIV से होने वाला ये एक रोग है, नहीं वायरल रोग है एड्स। 24 का करेक्ट जो आंसर हमारे पास है वो है सी, 24 का करेक्ट आंसर हमारे पास है सी। आइए क्वेश्चन नंबर 20, अब इससे आगे चलिए। अब कुछ करंट का क्वेश्चन है,
सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक 25,000, बीच में टारगेट था 10,000, अब उसको पूरा करके कर दिया गया है बढ़ा के 25,000। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो होते हैं उस पर मार्केट में जो दवाइयां मिलती है उसकी तुलना में काफी सस्ती दवाई वहां पर होती है, वो दवाई सारी जेनेरिक दवाई होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पर सी निकला, 33 का सी। आइए क्वेश्चन नंबर 34, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसने किया था? ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया गया था, याद रखना है। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इस काम को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो यहां पर 1 मिलियन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिलियन की मानवीय सहायता यहां पर पापुआ न्यू गिनी को भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर में दिया गया, रुपये में नहीं। करेक्ट आंसर 35 का ए। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ, IAU AIU ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? यहां पे देखिए, मंगल ग्रह पर उसने 3 नाम भारतीयों से संबंधित रखे हैं। एक यूपी का शहर मुर्सान, बिहार का हिल्सा, ये 2 शहरों के नाम पे क्रेटर का नाम रखा गया है, जो गड्ढा वहां पे काफी बड़ा है, और एक प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे। तो 3 हो गए। प्रोफेसर देवेंद्र लाल जो है ये कॉस्मिक रेज या कॉस्मिक किरण पर रिसर्च करते हैं, यानी अनुसंधान करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक हैं भारत के, ठीक है। देवेंद्र लाल किस पर करते हैं? कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज के बारे में क्या कहा जाता है? ये पॉजिटिव चार्ज रे होता है, यानी कॉस्मिक रे पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो यहां पे 3 पॉइंट आ गया, देवेंद्र लाल, मुर्सान और हिल्सा। इसके नाम पे तीनों 2 शहर के नाम पे, ये दोनों तो शहर हो गए, वहां पर एक व्यक्ति के नाम पे जो है रखा गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा क्रेटर का नाम, ठीक है, मंगल ग्रह पर। आइए क्वेश्चन नंबर 37, 24 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान अमन सहरावत। तो खत्म हो गया कब का? ये पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक में भारत का कुल मेडल कितना था? कुल मेडल 6 था, उसमें से 1 मेडल जो था ये सिल्वर का था जेवलिन थ्रो में, और 5 जो थे ये ब्रॉन्ज थे, ठीक है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन रहा? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, 40 गोल्ड के साथ, ठीक है। 126 टोटल मेडल इसने जीते। टोटल मेडल किसने जीते? 126। दूसरे नंबर पे रहा चीन, इसका भी 40 गोल्ड था, ठीक है, लेकिन मेडल की संख्या उससे कम थी, शायद 92 या 93 थी, एक बार कंफर्म हो लेना इसको। तो फर्स्ट यूएसए 40 गोल्ड, 126 टोटल उसके मेडल थे। भारत के 6 मात्र थे, वहां 126, यहां 6, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, ठीक है। करेक्ट आंसर इसमें आ गया 37 का बी। 38 पे आइए, नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो गया 14। पहली बार 14 लोगों को दी गई थी भारत की नागरिकता, ठीक है, CAA कानून के तहत जो 2019 में लाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक। 38 का बी। 39 पे आइए, भारत के 84th ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये वैशाली रमेश बाबू हैं। वैशाली रमेश बाबू ये भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर बनी है, वैशाली रमेश बाबू। किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर के लिए केवल, ये हीली मैथ्यूज है, वेस्ट इंडीज।
हीली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज, इनको जो है दिया गया है अक्टूबर 2023 के लिए यहां पर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अक्टूबर का मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां पे। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है एक्चुअली में क्या होता है कि किसी भी फसल के जीन को चेंज करना हो, किसी जानवर के जीन के चेंज करके नई जीन निकालनी हो, है नया जीन डेवलप करके नए जीव की उत्पत्ति करनी हो, इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में जानते हैं। तो इसका एक अनुमोदन समिति का गठन इसमें भारत सरकार के द्वारा किया गया है। किस कानून के तहत? तो यह है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में आया, उसके तहत जीव जंतुओं को बचाने के लिए, उसके ओरिजिनल फॉर्म को बरकरार रखने के लिए कि उनके जीन में कुछ ऐसा चेंज न कर दिया जाए कि वो जीव कहीं दूसरे तरीके से कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए जीन अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। किस संरक्षण? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। ठीक है, यहां पे एक बात और, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब आया था? ठीक है, जंगली जीवों को बचाने के लिए अधिनियम 1972 में, यानी वन्य जीव अधिनियम। वन्य जीव अधिनियम कब आया था भारत में? तो ये आया था 1972 में, 1972 में। ठीक, आइए। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आए तो अच्छी बात है। वन्य जीव अधिनियम, वन नीति कब आई थी भारत में? वन नीति यानी फॉरेस्ट पॉलिसी। फॉरेस्ट पॉलिसी की अगर बात की जाए, एक तो 1894 में, ये अंग्रेज के टाइम में आया था, इसको हटा के चलिए। जब भारत आजाद हुआ तो 1952 में आया, फिर उसी को अमेंडमेंट किया गया 1988 में। ठीक है, इसी में संशोधन किया गया, और संशोधन के बाद जो 1988 का फॉरेस्ट पॉलिसी आया है, वन नीति, ये क्या कहता है कि पारिस्थितिकी संतुलन यानी इकोसिस्टम बैलेंस करने के लिए भारत में के कुल क्षेत्रफल का 33% फॉरेस्ट होना आवश्यक है। फॉरेस्ट होना आवश्यक है। ये 33% की बात है, किसमें? 1988 के संशोधित वन नीति में आया है। संशोधित वन नीति में आया है। वर्तमान में भारत में कितना जंगल है? कितने क्षेत्रफल पे जंगल है? वर्तमान में जो जंगल का है क्षेत्र वो 24% के अप्रोक्सीमेटली है। हम कितने कम हैं आप समझ सकते हैं, 33-24। तो 48 का करेक्ट आंसर सी आया। 48 का करेक्ट आंसर सी। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? गिद्धों को पर्यावरण का हितैषी कहा जाता था। जीव जंतु मरते थे तो उनकी फैमिली उनको तुरंत खा के साफ कर देती थी, पर्यावरण शुद्ध रहता था। लेकिन जब जानवरों को, खास करके गाय भैंस को, दूध निकालने वाले जानवर जो होते हैं, जो दूध देते हैं, उनको डेक्लोफिनेक दवा दिया गया। उसके प्रयोग से उनका शरीर जहरीला हो गया, और जब वो जानवर मर गए और गिद्धों ने उनको खाया, तो फिर गिद्ध भी उसी तरह से बीमार पड़ते चले गए और उनकी प्रजाति आज लुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, तो डिक्लोफिनेक दवा के अत्यधिक प्रयोग जानवरों में, गिद्धों में नहीं, जानवरों में होने से जो है ये गिद्ध की प्रजाति जो है ये समाप्त होने के कगार पर है। ठीक, इसकी जनसंख्या घटती जा रही है। करेक्ट आंसर इसमें से ए, 49 का करेक्ट आंसर ए। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? जैव विविधता के बारे में हमने शायद कल भी क्लास में बताया था कि बायोडायवर्सिटी सबसे अधिक कहां होगी? जहां पे मौसम का चेंज वगैरह बहुत ज्यादा होगा। सबसे अधिक कहां होगी? भूमध्य रेखा पर, क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट क्या होता है? वर्षा भी अधिक होती है, धूप भी अधिक होती है, हवा भी अधिक चलती है, काफी चेंजिंग आता है। तो उसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे भी अपने आप को चेंज करने के लिए सीख लेते हैं, जीने के लिए बिल्कुल चेंज करते रहते हैं। नई नई प्रजातियां उत्पत्ति होती है, और नई नई प्रजातियों की उत्पत्ति को ही हम जैव विविधता कहते हैं। लेकिन न्यूनतम कहां होगी? जहां पे मौसम एक जैसा रहेगा। पोल पर, पोल पर, ध्रुवों पर। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुवों पर एक तो बर्फ होती है, बारिश बहुत कम, बर्फबारी होती है, सनलाइट बहुत कम आती है, तो
तो उस परिस्थिति में यहां पर कुछ ही जीव रहते हैं और वो जो है उनमें बायोडाइवर्सिटी काफी कम पाई जाती है, क्योंकि ऐसे जीव अन्य अलग प्रकार के मौसम का अनुभव नहीं करते, उनको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, अब ये जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा मौसम भी है, जलवायु परिवर्तन भी है, सबसे बड़ा खतरा है मानवीय हस्तक्षेप। मानव अगर अधिक संख्या में उस जगह पे जाने लगेगा जो किसी एक जीवों का घर है, तो वहां पर जीव खत्म होते चले जाएंगे और मानव की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो प्राकृतिक आवास जो होता है जीवों का, उसका नुकसान होना, और ये भी जनसंख्या के कारण से, वनस्पति का विनाश और झूम खेती जो है, ये सब कारण जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है जैव विविधता के विनाश का। तो 50 का करेक्ट जो आंसर हमारे पास से वो निकल के आया सी जो है 50 का करेक्ट आंसर आया। ठीक है, जीवों के प्राकृतिक आवास का विनाश, कृत्रिम आवास में जीवित नहीं रह सकते हैं, मुश्किल होगा उनके लिए। वनस्पति जंगल का विनाश कर रहे हैं, झूम खेती से जंगल ही साफ होती है। ठीक है, तो इन सब कारणों से जो है जैव विविधता खतरे में पड़ती जा रही है। तो 50 का करेक्ट आंसर हमारे पास आया सी। अत्यधिक जैव विविधता कहां? भूमध्य रेखा। सबसे कम कहां? पोल्स पर होगी। तो आज की क्लास यहीं तक। अपना क्लास मेरा पूरा फैमिली देखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज जी, बहुत अच्छी चीज है, नॉलेज तो होनी चाहिए, अगर लेते हैं किसी चीज से तो किसी क्लास से तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तब फिर एक नए सेशन के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।